मन में डर कैसे डर लाने के लिए सजा सबसे बड़ा। बलात्कार जैसी घटनाएं घट जाती हैं, प्रतिदिन हो रही है। विनय कुमार जी को गुस्सा आता है क्या? गुस्सा कभी कभी आता है, लेकिन हम लोग को यदि पुलिस गड़बड़ी कर रही है तो प्रतिरोध व्यक्त करें, लेकिन हिंसा का माध्यम सही नहीं है। रात्रि में मैं कॉल उठाता हूँ। आप फोन उठा लेते हैं? यस। कितने भी नींद में रहोगे आप फोन उठा लोगे? एकदम। मैं चेक करूंगी। चेक करिए। आपका नंबर तो सेव्ड है, इसलिए जरूर उठेगा। पुलिस को भी अधिकार है कि वो दारू बालू को रोके, और लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं वो छूटता जा रहा है, ऐसा कुछ महसूस नहीं होता आपको? बिहार पुलिस लगातार हत्या के कांडों में कमी ला रही है। जल्द से जल्द उनको सलाखों के पीछे डालें, उनका एसपीडी ट्रायल चलाएं, उनको सजा दिलवाएं। पछतावा कभी होता है, कभी कोई अपराधी छूट गया? कोई एविडेंस देना नहीं चाहता है, कोई गवाह बनना नहीं चाहता है। 100 से अधिक एसएचओ निलंबित हुए होंगे, आधा दर्जन डीएसपी पे कार्रवाई हुई है। बिहार में हत्याएं 60 से 70% भूमि विवाद के कारण होती है। भूमि विवाद के कारण जो हत्याएं हो रही है, ये एक कैंसर का रूप ले रहा है। इस पर आप कैसे नियंत्रण करेंगे? 4000 के बदले 3000 हत्या अच्छा है, हमारे लिए चुनौती है। दारू बालू से थाना प्रभारी को फुर्सत नहीं मिलता, उनकी संलिप्तता रहती है, क्राइम पे उनका नजर नहीं रहता है। आज हम उस शख्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं बिहार के डीजीपी विनय कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे देशवा न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आज बिहार की जो हालात है, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? बिहार में अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण हमेशा से एक चुनौती रही है। जनसंख्या का घनत्व यहाँ काफ़ी अधिक है। हाल के वर्षों में नक्सल गतिविधि में काफ़ी कमी आई है। राज्य सरकार के द्वारा जो बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने नक्सल हिंसा, जो बड़ा चैलेंज था बिहार पुलिस के सामने, राज्य सरकार के सामने, उस पर हम लोगों ने नियंत्रण पाया है। इसके अलावे जो दूसरा चुनौती हम लोगों के पास था, वो था फिरौती के लिए अपहरण। इस पर भी हम लोगों ने पूर्ण रूप से नियंत्रण पा लिया है। काफ़ी चर्चित फिरौती के लिए अपहरण कांड हुआ करते थे। कभी किसी चर्चित चिकित्सक का अपहरण हो जाता था, कभी बहुत बड़े बिजनेसमैन का अपहरण हो जाता था, कभी बच्चों का अपहरण हो जाता था। काफ़ी संख्या में अपहरण के कांड प्रतिवेदित होते थे और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रहती थी। तो इस क्षेत्र में भी हम लोगों ने काफ़ी सफलता पाई है, और हम यह कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से नियंत्रित है। 500 से 1000 के बीच में जो केस होता था, वो अभी डबल डिजिट में 30 से 35 केसेस हो रही, वो भी ये कोई बहुत चर्चित नहीं घटनाएं हो रही। पुलिस की सक्रियता बढ़ी है। अपहरण, फिरौती के लिए अपहरण पे भी हम लोगों ने पूर्ण रूप से नियंत्रण पा लिया है। पूर्व में हमारा राज्य रोड डकैती, रोड लूट, गृह डकैती वगैरह से भी काफ़ी प्रभावित था। बिल्कुल। करीब 2-3 दशक पहले जो बसें चलती थी, उनमें बसों में काफ़ी डकैतियाँ हो जाती थी। गृह डकैती बहुत होती थी, घरों में डकैती पूरा होता था। तो डकैती और लूट में भी हम लोगों ने नियंत्रण पाया है। हत्या के अपराध को भी नियंत्रित करने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, पूर्व में भी किए गए हैं। हत्या के अपराध को हम लोगों ने काफ़ी घटाया है, लेकिन घटाने से समाज में संतुष्टि नहीं होगी, हमारी भी संतुष्टि नहीं होगी। हमें नहीं कह सकते हैं कि 4000 के बदले 3000 हत्या अच्छा है, 4000 के बदले 2000 हत्याएं ठीक हैं। तकलीफ होती है जब एक हत्या का कांड महत्वपूर्ण है, हमारे लिए चुनौती है, और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाओं में कमी आए। आंकड़ों को देखेंगे तो बिहार पुलिस लगातार हत्या के कांडों में कमी ला रही है, लेकिन हत्या के कांड घटित हो रहे हैं। हमारा यही प्रयास है कि जल्द से जल्द उनको उद्भेदित करें, उनको सलाखों के पीछे डालें, उनका एसपीडी ट्रायल चलाएं, उनको सजा दिलवाएं, ताकि फर्दर हत्या के कांडों में कमी आए। और जो हत्या के कारण हैं, उन कारण को भी एड्रेस करने के लिए पुलिस की ओर से हम कदम बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बिहार में हत्याएं 60 से 70% भूमि विवाद के कारण होती हैं, और अभी भू सर्वेक्षण का कार्य 1 साल से चल रहा है, तो भू विवाद और भी थोड़ा सा प्रखर ढंग से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में आया है। इसके कारण भूमि विवाद में और भी तनाव उत्पन्न हो गया है।
आप मानते और हत्याएं हो रही हैं। हैं कि भूमि विवाद के कारण जो हत्याएं हो रही है ये एक कैंसर का रूप ले रहा है, इस पर आप कैसे नियंत्रण करेंगे और इस पर लगाम लगाने के लिए जो आपके द्वारा निर्धारित की जा रही है, चूंकि आप बिहार के डीजीपी हैं और सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कंधों पे भार होता है तो वो डीजीपी महोदय के पास होता है। तो डीजीपी साहब अपने थाना के बहुत सारे ऐसे मामले हमारे पास आते हैं और ये कहते हैं कि मैं थाना जब मैं जाती हूँ या जाता हूँ तो हमारी बातें नहीं सुनी जाती है, हमारा कंप्लेन दर्ज नहीं कराया जाता है। तो ऐसे अधिकारियों को आप किस तरीके से देखते हैं? कंप्लेंट कई तरह के होते हैं। जैसे भूमि विवाद से संबंधित कॉम्प्लेंट्स को भी हम लोग एंटरटेन कर रहे हैं। भूमि विवाद एक ऐसा मसला है और पुलिस को भूमि विवाद में कोई आदेश पारित करने की कोई शक्ति नहीं है। पुलिस के पास भूमि विवाद से संबंधित किसी प्रकार के रिकॉर्ड नहीं रहते हैं। पुलिस सहयोग करती है राजस्व प्रशासन को कि किसी तरह का वायलेंस नहीं हो, वायलेंस ना हो, इसके कारण पुलिस की जिम्मेवारी है। भूमि विवाद के मामलों का निराकरण एक अलग पूरा एक व्यवस्था है, राजस्व न्यायालयों का एक पूरा हायरार्की है जो एड्रेस करती है। राजस्व न्यायालय के बाद फिर सिविल कोर्ट्स हैं, टाइटल सूट्स होते हैं, वहाँ पे निर्णय होता है कि इसमें पुलिस नहीं सब कुछ कर सकती है। पुलिस वायलेंस कंट्रोल करने का प्रयास करती है, लेकिन विवाद का निराकरण अन्य विभागों के पास, न्यायालयों के पास है, जिस पर हमारा प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है, किसी प्रकार का नियंत्रण। जब से आप डीजीपी का पदभार संभाले हैं, मैं देख रही हूँ कि आप जनता दरबार लगा रहे हैं कंटिन्यू और आप व्यस्त रहते हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है कि आपके दरवाजे लोग आते हैं याचक बनकर, उनकी जो समस्या है वो सॉल्व होती है? जनता दरबार एक बड़ा ही सशक्त माध्यम है जन शिकायतों को एड्रेस करने का। मैंने इसको पूर्व में भी अपनाया है, अभी भी मैंने अपनाया है। अपनी व्यस्तताओं के बावजूद भी मैं अच्छा खासा समय इस पर व्यतीत करता हूँ। करीब किसी दिन 2 घंटे 3 घंटे भी कभी कभी लगते हैं, कभी 1-1.5 घंटे में भी कम यदि फरियादी रहते हैं तो हम एड्रेस कर लेते हैं। इससे हमें भी फ़ायदा है और जो फरियादी आते हैं उनको भी फ़ायदा है। इससे हमें फ़ायदा ये है कि हमें क्षेत्र में क्या हो रही है, फील्ड में क्या हो रही है, क्या गड़बड़ी हो रही है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और इस माध्यम से लगता है कि हमें कम से कम 100 से अधिक SHO निलंबित हुए होंगे। मतलब आपने कार्रवाई करी है? करीब हमें लगता है कि आधा दर्जन DSP पे कार्रवाई हुई है, जिसमें हमें इन्फॉर्मेशन जनता दरबार के माध्यम से ही मिला। मतलब जब आपको लगता है कि आपके प्रशासनिक डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्होंने त्रुटियां की है, तब आप निलंबित करते हैं? यस, कई सारे ऐसे दृष्टांत सामने आए हैं जिसमें यदि हमें लगता है कि बड़े गंभीर मामला है और पुलिस के स्तर से इसमें गंभीर लापरवाही बरती जा रही है, तो उसमें हम जांच कराते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। क्योंकि ये सबसे बड़ा माध्यम है कि जनता सीधे हमारे सामने में आकर के बताती है और हमें जब एहसास होता है कि इसमें गड़बड़ी हो रही है तो हम जांच के आदेश देते हैं और उस पर कार्रवाई होती है। तो इससे हमारे जो अधीनस्थ पदाधिकारी हैं वो भी काफ़ी सजग हैं कि यदि जनता दरबार में ये मामला चला जाएगा तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी, तो वो भी अच्छे ढंग से अपने कार्य निष्पादित करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका पड़ा है। लेकिन कई मामले हम भी देखते हैं कि कुछ ऐसे मामले जहां गलत FIR दर्ज हो जाती है और फिर पुलिस भी कहीं ना कहीं, उनका भी एक रूल होता है, तो उस त्रुटियों को आप कैसे चेंज करेंगे? निलंबित करना एक समस्या का समाधान हो सकता है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो ऐसे पदाधिकारी को जो थाना अध्यक्ष है, जिसके संलिप्तता, मैं सबके बारे में नहीं कह रही, लेकिन कुछ ऐसे थाना प्रभारी हैं जिसकी संलिप्तता होती है, हाँ, अपराध को जन्म देने में भी उनका सहयोग होता है। तो ऐसे मामलों पर आप कब तक सिर्फ निलंबन ही एक माध्यम हो और फिर कोई ऐसी कार्रवाई जो वो फिर दोबारा इस तरीके की हरकत करने से पहले 10 बार सोचे? सिर्फ निलंबन ही नहीं होता है, बल्कि जब उस आवेदन की जांच की जाती है रेंज DIG, रेंज IG, SP के द्वारा, तो जो उसमें त्रुटियां रहती है अनुसंधान में, उस पर भी पूरा सम्यक रूप से विचार होता है। जैसे केस में किसी निर्दोष आदमी को फंसा दिया जी, या दोषी को छोड़ दिया, इस तरह की भी शिकायतें आती है। हमारा इंटेंशन रहता है कि जो त्रुटियां हुई है उसको सही किया जाए। एक बहुत बड़ी विडंबना है, थाने में सिपाहियों की संख्या कम होती है,
112 है, लेकिन वहाँ सिपाही नहीं अवेलेबल होते हैं, जिनकी ज़रूरत होती है उस वक्त वो नहीं पहुँच पाते हैं, वारदात हो जाती है। कई दफ़ा लोगों का ये भी कहना होता है कि हम कई दफ़ा कॉल कर रहे हैं थाने से, हमारे पास गाड़ी नहीं आई। जब मैं रिपोर्टिंग में जाती हूँ वो अपनी बातें रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में सिपाहियों की बहाली होनी चाहिए, या जो दरोगा हैं उनकी भी बहाली होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस बल की संख्या बढ़े, इस पे आप क्या कहेंगे? हाल के वर्षों में हमारे स्वीकृत संख्या में 5 गुना की वृद्धि हुई है। 5 गुना? यस। 14 करोड़ की आबादी है। 14 करोड़ की आबादी पर अभी हमारा स्वीकृत बल 2,29,000 है और उपलब्ध बल हम करीब 1,30,000 के लगभग है जी। तो लगातार नियुक्तियां हो रही है। तो ये नियुक्ति की प्रक्रिया, बिकॉज ये जो स्ट्रेंथ है ये हाल के वर्षों में हमें मिला है। अभी 1-1.5 साल पहले ही हमें 78,000 का इजाफा हुआ है स्ट्रेंथ पे। तो स्ट्रेंथ जब क्रिएट होता है तो फिर उसकी नियुक्ति की कार्रवाई शुरू होती है। तो ये नियुक्तियां हो रही है। हमें हमेशा एक्सपेंड करने की आवश्यकता पड़ती है, हमें विस्तार करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमने एक नई सेवा हमने उपलब्ध कराई, ERSS डायल 112 2022 में स्टार्ट हुआ। इसमें पूरे राज्य में करीब 1800 से अधिक वाहन हैं जो डायल 112 पे इमरजेंसी सेवा दे रहे हैं। और ये इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है। इसमें हम 50 आदमी 25 आदमी नहीं रख सकते हैं। इसमें जो व्यवस्था की गई है कि ये थाना नहीं है, ये थाना से अलग एक पृथक व्यवस्था है, समानांतर व्यवस्था है। यदि किसी प्रकार की पीड़ाग्रस्त स्थिति में वो आ जाता है तो डायल 112 से वो अनुरोध कर सकता है। और डायल 112 जल्द से जल्द, अभी हमारा टाइम 15 मिनट है एवरेज पूरे स्टेट का। 15 मिनट में सूचना मिलने के बाद हम पहुंच जाते हैं वहाँ पे। इमरजेंसी सेवा देने के लिए है तो उसको किसी प्रकार के क्षतिग्रस्त ना करें। और जो पुलिस पदाधिकारी गए हैं उनको सहयोग करने के लिए गए, लेकिन कभी कभी उसी में से जो उपद्रवी पक्ष रहते हैं वो इस पर घातक हमला कर देते हैं, पथराव कर देते हैं। तो मेरा यह अनुरोध होगा कि ये इस तरह की घटनाओं से बचें और उसको जो अपनी उससे जो अपेक्षित सेवा है वो करने दें। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। देखिए, इस तरह के बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, ज्यादातर परिवार के अंदर ही किसी न किसी प्रकार के विवाद, किसी न किसी प्रकार की घटनाएं होती है जिसके कारण होकर के परिवार के सदस्य ही इस तरह की घटनाएं कर देते हैं। बहुत सारी घटनाएं आप हाल में देखे होंगे, मुजफ्फरपुर में पत्नी रात में चाकू मार करके अपने पति की हत्या कर दी। बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं समाज के अंदर जिसमें परिवार के अंदर ही है। बहुत सारे में ओनर किलिंग के मामले आ रहे हैं जिसमें मैरिज से परिवार संतुष्ट नहीं रहता है, आक्रोशित रहता है और वो अपनी बच्ची की हत्या कर बैठता है। तो ये तो सबसे बड़ी चुनौती है ना आपके लिए कि इस मन में डर कैसे लाएं, ऐसे लोगों के मन में डर कैसे डर लाने के लिए सजा सबसे बड़ा अस्त्र है जी। हम लोगों ने एक मुहिम चलाया है और इसका रिजल्ट भी आना शुरू हो गया है जी। प्रतिदिन कम से कम 20 से 25 आजीवन कारावास की सजा भी हम लोग देख रहे हैं जो बहुत नगण्य थी। बलात्कार जैसी घटनाएं घट जाती हैं, प्रतिदिन हो रही है, प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं। और हम लोग प्रेस वाला जो ग्रुप है हमारा एक, उस पर प्रतिदिन हम लोग डालते हैं। 20 से अधिक बलात्कार के कांडों में और इसमें हत्या के कांडों में प्रतिदिन सजाएं हो रही है। तो सजा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम डेटरेंस पैदा कर सकते हैं, पनिशमेंट पैदा कर सकते हैं। आज जो युवा है वो जानना चाहते हैं कि विनय कुमार आज डीजीपी हैं। विनय कुमार ने ये मुकाम कैसे हासिल की और क्या वो बहुत अच्छे फैमिली से थे? एक टीचर का बेटा वो किस तरीके से कहाँ पहुँचता है? नहीं, ये तो डेस्टिनी है कि मैं परिवार तो अच्छा ही है, चाहे जो भी परिवार है, सब परिवार अच्छे हैं। मेरे पिताजी टीचर थे, अच्छे संस्कार दिए और मैं अपने लगन के साथ मैं लगा रहा और एक से एक स्टेज पार करके और यहाँ पे आया हूँ। कुछ चीज़ों को आप उनको समझाइए जो आज रास्ते भटक जाते हैं, पढ़ाई करते हैं पर वो किसी गलत राहों पे चले जाते हैं और फिर उनका थॉट ये होता है कि कुछ नहीं, पढ़ाई तो कुछ है ही नहीं, मैंने बहुत मेहनत की, नहीं हुआ। वो आप कैसे इनको समझाएंगे?
नहीं, यदि सही तरीके से मेहनत करेंगे बच्चे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इनिशियल स्टेज में समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, वो एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। कभी घबराहट नहीं हुई? नहीं, घबराहट कभी नहीं हुई है। जो भी समस्याएं हैं, आपने कभी ये नहीं सोचा नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा? नहीं, जो भी समस्याएं हैं उसका बड़ी सख्ती के साथ, बड़े लगन के साथ और पूरे मनोयोग के साथ मैंने आपने कहा कि आपने 10th जो है वो सरकारी स्कूल से पढ़ाई? हाँ, सरकारी स्कूल से, अपने गांव के ही सरकारी स्कूल से पास किया। कहाँ से? मैं वैशाली जिले का हूँ। मेरे गांव के बगल में एक हाई स्कूल है, 500 मीटर पे है, वहीं से मैंने 10th किया था। पहली बार ही जेई का एग्ज़ाम दिया, IIT चला गया। अच्छा। फिर IIT से बीटेक किया, फिर जॉब किया, फिर IIT से एमटेक किया बॉम्बे से, फिर जॉब किया, फिर UPSC दिया, UPSC में आ गया और मैं पुलिस में हूँ। और बिहार कैडेट में आप लगातार कई वर्षों से हैं। जब से आपने DGP पद को संभाला है, आपकी चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं और आप बिहार को क्या देने जा रहे हैं? बिहार वासियों का दिल कैसे जीत रहे? जिस तरीके से देखा जाए, कहते हैं कि मैत्रिक संबंध, उसको आप किस तरीके से देखेंगे? मैं देखती हूँ कि आप लगातार जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन यही काम आपके नीचे के जो पदाधिकारी है वो उसको फॉलो नहीं करते। क्यों? कहीं वो कम्युनिकेशन गैप तो नहीं? नहीं, नीचे के पदाधिकारी भी कार्य करें। आपने देखा होगा हाल के दिनों में जो जितने सारे कांड हुए हैं, कोई कहीं पे भी हो, पटना का हो, बाहर को, हम लोगों ने 2 से 3 दिन के अंदर में अपराधियों को पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, डिटेक्ट किया है, साक्ष्य संग्रहित किया है। पछतावा कभी होता है? कभी कोई अपराधी छूट गया तो आपको वो पछतावा होता है कि कहीं ना कहीं ये अपराधी था लेकिन ये छूट गया? नहीं, हम लोग हर तरह के कदम उठाते हैं, कोशिश करते हैं कि अपराधी छूट नहीं पाए, लेकिन उसके बाद भी यदि साक्ष्य संकलन उतना बड़ा जटिल कार्य है, एविडेंस कलेक्शन बहुत ही जटिल कार्य है। कोई एविडेंस देना नहीं चाहता है, कोई गवाह बनना नहीं चाहता है। टू बी फ्रैंक, यदि कहीं कोई घटना हो जाती है तो लोग वहाँ पर यदि आंखों से देखा है तो फिर भी वो नहीं बनना चाहते हैं, न्यायालय में नहीं आना चाहते हैं। और खासकर जो ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो और भी नहीं इस दायरे में पढ़ना चाहते, वो और दूर रहना चाहते हैं इस तरह के कांडों से। लेकिन व्यवस्था वही है, जो आई विटनेसेस है उसकी महत्ता है। हमें आई विटनेसेस की ज़रूरत है, हमें टेक्निकल एविडेंस की ज़रूरत है। तो हम आज के दिन टेक्निकल एविडेंस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। बहुत लोगों का कहना है कि दारू बालू से थाना प्रभारी को फुर्सत नहीं मिलता, उनकी संलिप्तता रहती है, क्राइम पे उनका नजर नहीं रहता है। तो कई दफा देखा भी गया है कि दारू वालू वाली जैसी घटनाओं को लेकर के ट्रिपल मर्डर हो जाती है। तो इस पे क्या, जब इनके विभाग हैं तो क्या पुलिस को भी अधिकार है कि वो दारू बालू को रोके, गाड़ियों को रोके, और लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं वो छूटता जा रहा है? ऐसा कुछ महसूस नहीं होता आपको और उस पर कोई काम करने की जरूरत है? देखिए, पुलिस की जिम्मेवारियां बहुत विराट हैं जी। आपका कहना सही है कि दारू के लिए उत्पाद विभाग एक सृजित है जी, बालू के लिए माइनिंग डिपार्टमेंट कार्यरत है जी। लेकिन पुलिस जब संज्ञेय अपराध दर्ज हो जाते हैं, कोई भी FIR दर्ज हो जाता है, दारू से संबंधित हो या इलीगल माइनिंग से संबंधित हो, तो उसमें पुलिस का जुरिस्डिक्शन बन जाता है और हम उसमें अनुसंधान प्रारंभ कर देते हैं। तो जब से प्रोहिबिशन लगा है, मद्य निषेध की घोषणा की गई है, तब से पुलिस की जिम्मेवारियां और बढ़ गई हैं, क्योंकि उसको क्रियान्वित करने की एक बहुत बड़ी महती जिम्मेवारी पुलिस को दी गई है। और प्रति वर्ष लगभग 70 से 80 हज़ार केस दर्ज हो रहे हैं, लाखों लाख लीटर अवैध शराब जब्त हो रही है। पुलिस लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जो देसी दारू के उत्पाद हो रहे हैं उस पर हजारों हजार लीटर, हजारों हजार व्यक्तियों को गिरफ्तार की जा रही है, उनको न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। उसी प्रकार माइनिंग में भी आप देखेंगे तो हजारों केस दर्ज हो रहे हैं प्रति वर्ष। एक एक ज़िले में 500-700 केस दर्ज हो रहे हैं। इलीगल माइनिंग में जिस प्रकार की समस्या है
उसमें जब केस दर्ज होते हैं तो हम उसमें हम जब्त भी करते हैं, जो अवैध रूप से बगैर परमिट का अनऑथोराइज रूप से जो खनन करके और बालू ले जाते हैं, हम उसको जब्त करते हैं, उसका अनुसंधान करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो ये सभी प्रकार की जो कार्रवाइयाँ हैं, चाहे उत्पाद से संबंधित हो, अवैध खनन से संबंधित हो, उन सभी में ये जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है, सड़क पे दुर्घटना हो जाती है तो हम केस दर्ज करके अनुसंधान करने के लिए वहाँ जाते हैं। जो घायल व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए जाते हैं। सड़क के लिए अलग विभाग है, आरसीडी विभाग है, वाहन के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग है। लेकिन जब दुर्घटना हो जाती है तो हम सड़क पे वो घटनास्थल पे जाते हैं, वहाँ पर केस दर्ज करते हैं, केस दर्ज कर अनुसंधान करते हैं कि किसकी गलती है, घायल को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। तो वहाँ पर मल्टी स्टेक होल्डर की स्थिति बनती है कि रोड भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, पुलिस भी है, बहुत सारे विभाग उसमें आ जाते हैं। जनता मोटर व्हीकल एक्ट जो रूल्स है उसका वायलेशन करती है, वायलेशन के कारण दुर्घटना होती है, तो वहाँ पर हम अनुसंधान करते हैं कि किसकी गलती है क्या। तो वहाँ पे भी हम केस दर्ज करके और अनुसंधान शुरू करते हैं। तो चाहे किसी भी विभाग का हो, यदि अपराध के रूप में वह गतिविधि परिभाषित है तो वहाँ पर केस दर्ज करते हैं, हम लोग अनुसंधान करना प्रारंभ कर देते हैं। राजस्व से ही संबंधित यदि कोई फर्जी कागजात कोई तैयार कर रहा है, फर्जी कागजात बना करके जमीन हड़प कर रहा है, तो उसमें भी फिर हम एफआईआर दर्ज करते हैं, अनुसंधान करते हैं, कार्रवाई करते हैं। तो पुलिस विभाग मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं विभागों का विभाग है। इसमें हर विभाग की जो समस्याएं हैं, जिस तरह की गतिविधियां चल रही है, यदि गड़बड़ कहीं हो रहा है तो उसमें हम लोग की भूमिका आ जाती है। कांड दर्ज करने के बाद हम लोग विनय कुमार जी को गुस्सा आता है क्या? ये पुलिस विभाग में तो गुस्सा कभी कभी आता है, लेकिन हम लोग को प्रशिक्षित किया जाता है कि गुस्सा क्षणिक हो और फिर आप तुरंत नॉर्मल हो जाएं। मतलब पुलिस की जो प्रशिक्षण की व्यवस्था है उसमें यह सिखाया जाता है कि आप यदि गुस्से की स्थिति आई तो गुस्सा भी करें अपने अधीनस्थों पे, और यदि उनको मोहब्बत दर्शाना है तो मोहब्बत भी दर्शाएं। जो गड़बड़ करने वाले हैं उन पे गुस्सा भी करें, उस पर आप अपने आक्रोश भी व्यक्त करें, लेकिन जो अच्छा काज करते हैं उनके प्रति स्नेह भी प्रदर्शित करें। तो ये दोनों ही है, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। आपके फिटनेस का राज क्या है? बस लगे रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, और जब कुछ समय मिलता है तो कुछ संगीत, कभी थोड़ा योगा कर लेते हैं। अच्छा। संगीत सुनने की मुझे रुचि है, लेकिन अभी तो संगीत सुनने का हमें वक्त ही नहीं मिल पाता है। मतलब आप मैं देख रही थी कि आप कंटिन्यू जगते हो, 2 से 3 घंटा आपने कहा कि मैं सोता हूँ, तो सबसे बड़ा कभी चिड़चिड़ापन नहीं हो? मैं 2-3 घंटे सोता हूँ, जबकि सही नींद 6 घंटे की होनी चाहिए, तो आप 2-3 घंटों के बाद इतना फ्रेश कैसे होते हैं? नहीं, 2-3 तो नहीं, 3 से ज़्यादा ही हो जाता है। 5-6 घंटे तो हो ही जाते हैं। तो 2 से 6:30-7 तक 5 घंटे हो ही जाते हैं। अच्छा, हो जाते हैं। हाँ, तो लेकिन उस दौरान भी किसी का कॉल आ जाता है तो आप उसको रिसीव कर लेते हैं? नहीं, रात्रि में मैं कॉल उठाता हूँ। रात्रि में, चूंकि रात्रि में मैं समझता हूँ कि यदि हो सकता है कि कोई नहीं उठाया हो, तभी हमारे पास, जैसे कई बार होता है कि थाना नहीं उठा रहा है, एसपी नहीं उठा रहे हैं, तब हम आपको लगा रहे थे, हम उठा लेते हैं फोन। आप फोन उठा लेते हैं? यस। कितने भी नींद में रहोगे आप फोन उठा लोगे? एकदम उठा लेते हैं। मैं चेक करूंगी। हाँ, चेक करिए। हाँ, थोड़ा आपका नंबर तो सेव्ड है इसलिए जरूर उठेगा। कुछ अननोन नंबर्स रहते हैं, उसमें बहुत सारे स्पैम कॉल्स आते रहते हैं, तरह तरह के कॉल्स आते रहते हैं, उससे भी आपको तो उसमें जैसे सेव्ड नहीं है तो उसको अवॉइड करते हैं, बहुत सारे कॉल्स को। जैसे कोई व्हाट्सएप पे मैसेज किया, हेल्प मी सर प्लीज, तो उसको सीन करते हैं? नहीं, ऑब्वियसली व्हाट्सएप मैसेज मैं 100% देखता हूँ। देखते हैं? यस। तो प्रतिदिन यदि मैं 2 से 4 इस तरह के मामलों में सही निर्णय दे पाता हूँ, सही न्याय दे पाता हूँ, तो ये बड़ा संतुष्टि का विषय है। संतुष्टि होती है। Yes. खाने में क्या पसंद है? खाने में हमारा कोई चॉइस नहीं, बड़ा सिंपल खाता हूँ, एकदम हार्डकोर वेजिटेरियन हूँ। वेजिटेरियन है? यस, हार्डकोर वेजिटेरियन। मैंने कभी कोई टच ही नहीं किया। कभी नहीं किया? कभी नहीं, नेवर। लोग कहते हैं मेरा पूरा परिवार ही वेजिटेरियन है। अच्छा, इस वजह से आप वेजिटेरियन रह गए? वैसे भी रुचि नहीं है, हम तो कभी देखा ही नहीं। कभी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो क्या लगता है कि अच्छा ये हाँ तो नॉन वेज है, फिर आपको मुश्किलें नहीं, वेज के तो मिल ही जाता है, मतलब हार्डकोर वेजिटेरियन है।
अच्छा, तभी आप इतने फिट हैं। नहीं, नॉन वेजिटेरियन भी फिट रहते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार की जनता को और अपने थाना प्रभारी को? जनता से मेरा अपील यही है कि हम जनता के लिए ही कार्य कर रहे हैं, एक हिस्सा हैं और जन सेवा के लिए ही हम बने हैं। त्रुटियां हो सकती है किसी न किसी स्तर पे, उसको करेक्ट करने के लिए हम सदा तत्पर रहते हैं और करते भी हैं। लेकिन पुलिस जब भी जाती है, यदि पुलिस गड़बड़ी कर रही है तो एक प्रतिरोध व्यक्त करें, लेकिन हिंसा का माध्यम सही नहीं है। यदि आपकी मदद के लिए जा रहा है, पुलिस जान नहीं रही है, किसी पक्ष को नहीं जान रही है, दो पक्ष उलझे हुए हैं, वहाँ पर यदि बगैर कोई बैकग्राउंड का पुलिस पर हमला हो जाता है, और पुलिस जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है उसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि ये व्यवस्था जनसेवा के लिए बनाई गई है और कम संख्या में लोग जाएंगे इसमें हम 100 की संख्या में नहीं जा सकते। और अपने थाना इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल को आप बड़े ही पवित्र एक सेवा के रूप में लें, उस पर किसी प्रकार की आँच ना आने दें, और 15 मिनट में पहुँच करके आपको सेवा प्रदान कर रही है। और पुलिस में जो भी गड़बड़ियां हैं उसको दुरुस्त करने के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर है। थाना प्रभारी के लिए कुछ संदेश दे दे। थाना प्रभारी के लिए मैं अलग से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर के लिए मैंने सबको उद्बोधन किया है कि सही ढंग से कार्य करें। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि अपनी पुलिस को रिस्पॉन्सिव और जवाबदेह बनाएं और शिकायतें कम से कम हों। अपने व्यस्तम कार्यों के बाद भी देशवा न्यूज पे अपना एक बहुमूल्य समय देने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।